देखो हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है चैप्टर 4 पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन में पढ़ूंगा। ठीक है, और इसमें क्या है, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं बोर्ड पर लिखकर समझा दूंगा, उसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, सीटेट के लिए वही सब पॉइंट सभी क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, या अदर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4, क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें, चैप्टर का नेम है। ओके, क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें। तो हम चैप्टर का नेम लिखते हैं और इसमें समझने का प्रयास करते हैं इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। ओके, तो जैसे हम चैप्टर का नेम लिखेंगे, चैप्टर हमारा 4 है, चैप्टर की कथा क्या हमारी, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यहां लिखेंगे क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। ठीक है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यहां पर लिखता हूं किताबें और कब्रें। कब्र जानते हैं आप लोग ना, यानी इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो तमाम चीजें किस पर आधारित होगी, किताब पर आधारित होगी और कब्र पर आधारित होगी। ओके, हम देखेंगे अलग अलग किताब, जैसे यानी हम यहाँ इसमें किस चीज के विषय में पढ़ेंगे, किताबों के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे, किताबों के विषय में पढ़ेंगे। किताब में किस प्रकार की किताब को पढ़ेंगे, सबसे प्राचीन किताब जो है ना, सबसे इतिहास की जो प्राचीन किताबों में से एक है, जिसे क्या कहा जाता है, वेद। क्या कहा जाता है, वेद। ठीक है, तो वेद कितने होते हैं, 4 वेद हैं, है ना। वेद कितने हैं, 4। कौन कौन से वेद हैं, पहला आपका ऋग्वेद, यह क्या है, सबसे प्राचीन वेद है ना। और नंबर सेकंड इसी में अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं, बोलो, ऋग्वेद और सामवेद। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। और चौथा क्या होगा, अथर्ववेद। ये 4 वेदों में सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे प्राचीन वेद है, यहां से बहुत सारी जानकारियां मिलती है, तो इसी को मुख्य रूप से टारगेट करके हम पढ़ेंगे चीजों को। ओके, बताओ ये चीजें स्पष्ट है। पहला पॉइंट हम वेदों के विषय में पढ़ेंगे, यानी किताब के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कब्र के विषय में। कब्र में हमको महापाषाणकालीन कब्र मिला है। ठीक है, और इनाम गांव जो स्थान हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसका लोकेशन समझ चुके हैं ना, कहां पर इनाम गांव है, महाराष्ट्र में। उसके विषय में पढ़ेंगे, वहां पर चीजें क्या क्या हमको मिली हैं। ठीक है, और क्या हम पढ़ेंगे, और जैसे हम बात कर रहे हैं किताबों की, तो किताब की बात करें तो किताब की बात आती है, भाषा की बात आती है। किसकी बात आती है, भाषा की। तो अलग अलग भाषाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, अलग अलग भाषाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम 4 प्रकार की भाषा पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम कितने प्रकार की भाषा पढ़ेंगे, 4 प्रकार की अलग अलग भाषाओं की उत्पत्ति कहां पर हुई है उसको हम समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वेदों के विषय में मैंने बताया, यहां पर चीजें पढ़ेंगे। अब वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी वेदों में जो भी चीजें हमको मिली है ऋग्वेद में, उसका अध्ययन किस प्रकार की चीजें अध्ययन करी गई, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन कैसे हम कर रहे हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, इसी में पढ़ेंगे। क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, इसमें हमने समझा किताबों के विषय में पढ़ेंगे। हमने समझा किताब जब आएगी तो उसकी भाषा क्या है, या उस भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो भाषा के विषय में पढ़ेंगे, अलग अलग भाषाओं की उत्पत्ति कहां से हुई है। ओके, साथ ही साथ वेदों का भी अध्ययन करेंगे, यानी वेदों का अध्ययन कैसे हम कर रहे हैं इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ और क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे महापाषाणकालीन जो अलग अलग स्थान है, महापाषाणकालीन जो अलग अलग स्थान है उनके विषय में मैंने बताया था पीछे, महापाषाणकालीन कहां कहां पर स्थान है उनके विषय में हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, महापाषाणकालीन स्थल, तो महापाषाण काल आपको पीछे बताया गया था क्या होता है, बताइए, किसी को पता है महापाषाण काल का मतलब क्या है।
कमरे रहती थी और उसके ऊपर से 4 ऐसे पत्थर रहते थे, एक उसके ऊपर रहता था। बड़े बड़े पत्थर है ना, महा मिस होता है बड़े, पाषाण मिस होता है पत्थर, यानी जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए गए उसे बोला गया महापाषाणकालीन पत्थर। यानी जिस समय वेदों की रचना हो रही थी, ठीक है, लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व, उसी समय लगभग 3000 वर्ष पूर्व महापाषाणकालीन सभ्यता भी उसी समय चल रही थी। ओके, इसलिए महापाषाणकालीन स्थल को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे किसको, इनाम गांव। इनाम गांव के विषय में कल हमने समझा था, यानी पीछे हमने पढ़ लिया है चैप्टर 1 में ही। कहां पर इनाम गांव है, महाराष्ट्र। तो इनाम गांव इसलिए पढ़ेंगे कि इनाम गांव में भी जो अलग अलग स्थान मिले हैं, जो स्थान मिले हैं इनाम गांव में, है ना, उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हमको मिली है, क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। ओके, तो किसके विषय में पढ़ेंगे, इनाम गांव कहां पर है, महाराष्ट्र में। ओके, इसके अलावा जो प्राचीन कालीन हड्डियां मिली हैं, यानी अस्थियां जो मिली हैं, कंकाल जो मिले हैं, उसमें कैसे पहचान करेंगे वो कंकाल मानव का यानी स्त्री का है या पुरुष का है। ओके, तो कंकाल का अध्ययन भी हम इसी में समझेंगे। महाराष्ट्र, सॉरी MH होगा। ओके, महाराष्ट्र होगा। ओके, एमपी तो होगा मध्य प्रदेश। ओके, मिस्टेक था, महाराष्ट्र होगा। और यहां पर क्या होगा, कंकाल का अध्ययन, कंकालों का अध्ययन, यानी वो कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है, इसको हम कैसे समझेंगे वो यहां पर चीजें बताई गई है इसी चैप्टर में। ओके, बताइए यहां तक स्पष्ट है? इतना मैं शुद्ध लिख रहा हूं, महापाषाणकालीन स्थल, मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो महापाषाणकालीन यहां नीचे लिख दिया जाए और सब कुछ दिख रहा है ना, महापाषाण थोड़ा ऊपर काल। ओके, ये बताओ यहां तक स्पष्ट है? मुख्य रूप से इस चैप्टर में यही चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, यहां तक अभी दिख रहा है स्पष्ट? देखिए, अब मैंने बताया था, अब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे कंप्लीट और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें उसको हम लिखते जाएंगे। पहले ये पॉइंट आप सभी लोग राइट कर लीजिए। इसको लिख लिए हैं? हाँ, बोलो। चलिए देखिए, इसको महापाषाणकालीन फिर से मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, एक बार मिस्टेक लिख दिया। देखो, महापाषाणकालीन हम स्थल जो है नीचे लिख देते हैं। ओके, महापाषाण कालीन स्थल। ओके, तो महापाषाण काल को भी हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, इतना आप लोग राइट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान सुनेंगे, इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं बोर्ड पर इस प्रकार से लिखता जाऊंगा। ओके, सभी को स्पष्ट है? ओके, तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। ओके, चैप्टर में दिया गया है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक, ठीक है, दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक, इसको हम पढ़ते हैं आगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। यहाँ पर हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज है लिखते जाएंगे। हम इसमें खासकर क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऋग्वेद के विषय में। वेद 4 होते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, हम इसमें ऋग्वेद के विषय में पढ़ेंगे, तो इसलिए ऋग्वेद हेडिंग बनाते हैं। ओके, और इसमें जो भी चीजें हमको दी जाएगी लिखते जाएंगे। ओके, तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। तो पहला पॉइंट हमको क्या मिल गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो यहां लिखेंगे सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। ओके, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। एक बार मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिख दूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है ना, यानी आज से लगभग 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना की गई। ओके, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं का मतलब होता है श्लोक, श्लोक। ओके, या सूक्ति भी कहते हैं। ओके, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिसे क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया। ओके,
सूक्त का मतलब है अच्छी तरह बोलना। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह बोलना। ऐसे आपको स्टेटमेंट मिलेगा कि सूक्त का मतलब क्या होता है ना? तो असूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह बोलना। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में क्या करे गए हैं? रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कितने? 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। ठीक है, बोला गया जो ऋग्वेद है, अब इसको लिख लेते हैं। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसके अलावा जो ऋग्वेद है उसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो यहां पर हम कितना लिख लेंगे? 1028 क्या है? प्रार्थनाएं यानी सूक्ति हैं। ओके, 1028 क्या है? सूक्त हैं। इसे हम क्या कहते हैं? श्लोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लोक। ओके, अब 1028 श्लोक हैं। ये कितने मंडल में हैं? इसमें 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10। ओके, तो यहां पर इसको भी लिख लेंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं? 10 मंडल। कितने मंडल है? 10 मंडल है इसमें। तो इसको भी हम इसमें क्या करेंगे? लिख लेंगे। 1028 सूक्त हैं और कितने मंडल हैं? 10 मंडल भी हैं। ठीक है, 10 मंडल में थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें, 10 मंडल में जो 9वां मंडल है वो क्या है? सबसे नया मंडल है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा तो जो ऋग्वेद है उसमें सबसे नया मंडल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? 9वां मंडल क्या है? सबसे नया मंडल। तो यहां पर 10 मंडल है और 10 मंडल में जो 9वां मंडल है वो क्या है? सबसे नया मंडल है। ओके, सबसे नया मंडल। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और जान लेंगे। जो 10 मंडल अलग अलग हैं, इसमें जो तीसरा मंडल है, ठीक है, इस तीसरे मंडल में एक मंत्र की बात की जाती है जो आज भी लोग बराबर क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। इसका नाम क्या है? गायत्री मंत्र। ओके, तो तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र आप बताएंगे ऋग्वेद में है। ओके, किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। ओके, बताइए, यहां तक स्पष्ट है? ये हो गया ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद की रचना कब हुई? इसमें दिया गया है कब हुई थी ऋग्वेद की रचना? आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, और सूक्त का मतलब क्या होता है? इसमें बोला है सूक्त का मतलब भी कुछ होता है। सूक्त का मतलब क्या होता है? तो यहां लिख लेंगे अच्छी तरह बोलना। ओके, बताइए, यहां तक स्पष्ट है? सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह बोलना। लिखिए मत, अभी सुनिए, केवल लिखने का समय दिया जाएगा। ठीक है, सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह बोलना। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सबसे नया मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। ओके, और तीसरे मंडल में क्या पाया गया? गायत्री मंत्र। बताइए, यहां तक चीजें स्पष्ट है? अब इसमें बताया गया ये जो सूक्ति हैं, ये जो श्लोक हैं, ये विभिन्न देवताओं को याद करने के लिए या स्तुति करने के लिए रचे गए हैं, जिसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। तो हम क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट लिखेंगे। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? है ना, इसमें 3 देवता क्या हैं? महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो 3 देवता कौन कौन से महत्वपूर्ण माने गए हैं? नंबर 1 मानेंगे कौन से? अग्नि देवता। ओके, नंबर 2 कौन से? इंद्र देवता। नंबर 3 कौन देवता? सोम देवता। बताओ, स्पष्ट है? अग्नि देवता का मतलब आग के देवता, है ना? इसमें दिया है एनसीईआरटी में, अग्नि का मतलब क्या है? आग के देवता। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछेगा इंद्र देवता का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे युद्ध के देवता। किस प्रकार के देवता? युद्ध के देवता। ओके, तो इंद्र का क्या मतलब है? युद्ध के देवता।
और तीसरा क्या है, सोम देवता का मतलब है सोम नामक एक पौधा है, उसकी बात करी जा रही है। तो यहां हम लिखेंगे सोम पौधे की बात करी जा रही है, जिसमें क्या है, जिससे पेयजल यानी पेयजल बनाया जाता है। ओके, इसको हम पेयजल लिखेंगे। इससे क्या बनाया जाता है, सोम नामक पौधे से पेयजल बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। इस 3 प्रकार के देवता की बात करी गई है, एक तो अग्नि देवता, दूसरा इंद्र देवता, तीसरा सोम देवता। इन 3 महत्वपूर्ण देवता के विषय में किस वेदों में वर्णन है, ऋग्वेद में। बताइए, यहां तक स्पष्ट है? इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें देखो दिया है अग्नि के मतलब क्या है, आग के देवता, इंद्र का मतलब युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। बताइए, यहां तक स्पष्ट है या बनाया जाता था लिखा। ओके, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। अब इसमें पूछा जाएगा वैदिक प्रार्थनाओं यानी वैदिक सूक्तियों या वैदिक श्लोक का रचना किसने किया, तो ऋषियों ने किया। ओके, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर संस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। यानी जो ऋषि थे उसको विद्यार्थियों को क्या करते थे, रटाते थे, याद कराते थे। ओके, एक एक अक्षर बोला गया, एक एक शब्दों को तोड़कर, एक एक वाक्यों को तोड़कर क्या कराते थे, कंठस्थ यानी याद करवाते थे अपने शिष्यों को। ओके, अधिकांश सूक्तों के रचयिता, इतनी बातें स्पष्ट है ना, जो महत्वपूर्ण चीजें मैं लिखता जाऊंगा। ओके, अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी जो भी रचना की गई वेद की, ऋग्वेद की, तो उसमें बोला गया अधिकांश क्या थे, पुरुष थे। आगे क्या बोला है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। आपसे क्वेश्चन पूछे गए एनसीईआरटी से कि क्या जो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं इनकी रचना केवल पुरुषों ने की थी, केवल महिला ने की थी, पुरुष और महिला दोनों ने की थी? तो हमको पता होना चाहिए पुरुष और महिला दोनों ने की थी, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं ना। बताइए, यहां तक स्पष्ट है? की बात देखिए, जो भी महत्वपूर्ण चीजें उसको हम लिख लेते हैं ना। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की रचना के विषय में ना। आपको अभी आपने पढ़ा या हमने पढ़ा जो ऋग्वेद की रचना हुई है किसने करी है, तो यहां पर हम पहले लिख लेंगे ऋग्वेद। ओके, क्या लिखेंगे, ऋग्वेद। तो बताइए ऋग्वेद की रचना किसने करी? तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद की रचना करी, तो पहले आप पॉइंट आप लिखेंगे ऋषियों ने की। ऋग्वेद की रचना किसने की? ऋषियों ने की। जिसमें यहां पर लिखेंगे ऋग्वेद की रचना किसने करी है, पहला पॉइंट ऋषियों ने करी। ओके, ऋग्वेद की रचना किसने करी? ऋषियों ने की। रचना किसने की? ऋषियों ने। या यहां लिखते हैं, केवल पॉइंट लिख देते हैं ना, ऋषियों ने की। ओके, ऋषियों ने की। क्या की ऋषियों ने? रचना। ओके, ऋग्वेद की रचना किसने करी? ऋषियों ने की। ओके, अब ऋषियों में आपको पता है कि स्त्री, केवल स्त्री ने नहीं किया ना, तो कोई केवल पुरुष ने किया था, स्त्री और पुरुषों दोनों ने किया। ओके, जो ऋग्वेद की रचना हुई स्त्री और पुरुष दोनों ने किया। अब ऋग्वेद की रचना जब हुई तो किस प्रकार से हुई? देवी देवताओं के ऊपर करा गया है ना। और इसमें किस प्रकार की रचना, कैसे रचना हुई है अगर हम बात करेंगे तो आपने समझा है कि जो आचार्य थे, आचार्य मतलब जो ज्ञान देते थे है ना, शिष्य यानी विद्यार्थी जो ज्ञान लेते थे है ना, जो आचार्य होते थे वो क्या करते थे, इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर कंठस्थ यानी याद कराते थे। ओके, वो चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस प्रकार से ट्रांसफर होते थे ज्ञान। ओके, बाद में अभी आगे पढ़ेंगे है ना। और एक बात इसमें लिखेंगे, जो ऋग्वेद है, ठीक है, इसकी जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है? ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है बताइए? संस्कृत, यानी प्राक संस्कृत भाषा बोलते हैं। प्राक संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की रचना हुई है, या इसे बोलते हैं वैदिक संस्कृत। इसे वो क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत। प्राक मीन्स प्राकृति,
ओके, प्राक, ठीक है। तो प्राक संस्कृत भाषा या वैदिक भाषा में किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद की। ओके, तो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं संस्कृत भाषा में वेद की रचना की गई है। अब इसमें अगला जो पॉइंट आपने पढ़ा था, अब यहाँ भाषा शब्द आ गया ना, अब भाषा से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। अलग अलग भाषाओं की उत्पत्ति किस क्षेत्रों से हुई। ओके, यहां तक बताइए, स्पष्ट है? इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम भाषा के विषय में समझते हैं। संस्कृत भाषा भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। अब भाषा के विषय में समझ रहे हैं तो भाषा यहां लिख देते हैं, ठीक है। भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट भाषा था ना, पहला था किताबों के विषय में पढ़ना था, अभी हमें कब्रों के विषय में भी जानना है, जहां पर इनाम गांव है ना और महापाषाण काल की चीजें मिली हमको, ठीक है। अब देखो भाषा के विषय में हम पढ़ रहे हैं जब, तो भाषा में बताया गया जो संस्कृत भाषा है वो किससे बना है? भारोपी परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट हम पहले लिखेंगे। पहला भाषा के जो पॉइंट आया, क्या आया है? भारोपी। भारोपी, भारोपी का मतलब होता है भारतीय और यूरोपीय भाषा से मिलकर जो चीजें बनी हैं उसी को बोला गया है भारोपी। ओके, तो यहां पर लिखेंगे भारत और यूरोप, ठीक है। भारत और यूरोप से जो चीजें, जो भाषाएं बनी हैं उन्हीं को क्या बोला गया? भारोपी। तो भारोपी में कौन भाषा आ गया? तो पहला पॉइंट आप लिख लेंगे संस्कृत। अभी और भी भाषाएं हैं लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? संस्कृत और यूनानी। संस्कृत और यूनानी भाषा की उत्पत्ति हम मान सकते हैं यहाँ किस परिवार से है? तो भारोपी परिवार से है। भारोपी परिवार, ठीक है। परिवार लिखना रह गया, यहाँ पर हम परिवार लिख देते हैं, भारोपी परिवार। बताओ स्पष्ट है? भारोपी परिवार। अब देखो संस्कृत और यूनानी, कौन कौन सी भाषा? संस्कृत और यूनानी। ये जो संस्कृत भाषा है और जो यूनानी भाषा है, ये किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी, भारत और यूरोपी। बताइए स्पष्ट है? इसके अलावा भी और भाषाएं हैं, उसको हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, मैप भी बनाएंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, संस्कृत भाषा भारोपी भारत और यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, है ना, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, ठीक है, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। अब इतने जो वर्ड दिए गए हैं हमको याद करना कठिन है ना, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक मैप बना लेंगे, मैप में हम लोकेशन समझ लेंगे, है ना। जैसे हिंदी कहाँ पर बोला जाता है ना, जैसे हम मैप बना लेते हैं, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ना। हमको क्या समझना है? जो भारोपी परिवार की भाषाएं हैं वो कहाँ पर पाई गई, ठीक है, उसको हमको याद करना होगा। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। बहुत सारी भाषाएं हैं इसलिए इसको याद करना कठिन है। हम लोकेशन समझ लेंगे तो हमको अनुमान मिलेगा कि ये भाषा हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे एक पॉइंट इसमें बताया गया असम, क्या बताया गया है? असम। तो असमिया भाषा बोला गया ना, तो असम यहाँ पर है, तो यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं? भारोपी। ओके, असमिया भाषा बोला है, ठीक है। और कौन सी भाषा बोला है? गुजराती। तो गुजरात कहां पर है? यहां पर, ठीक है। तो गुजरात जो भाषा बोली गई, गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है ना, तो यहाँ पर जो परिवार, यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? भारोपी परिवार की भाषा बोलते हैं, भारत और यूरोपी। ओके, और ये इसका एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि यहाँ समुद्र तट से व्यापार हो रहा था, यूरोप के लोग आते थे यहाँ व्यापार करने, है ना, ये रीजन हो सकता है। हिंदी हम मान सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में बोला जाता है, दिल्ली में बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश बिहार दिल्ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी। ये क्या है? भारोपी परिवार की क्या है? भाषाएं। असमिया, कोई दिक्कत है? ये क्या है? गुजराती, कोई दिक्कत? इसके साथ और क्या है? कश्मीरी। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाएगी,
तो यहाँ लिख देंगे कश्मीरी। बोलो स्पष्ट है? Yes, sir. अब देखो याद करना तो बड़ा मुश्किल है, इतनी भाषा दी गई है, लेकिन हमको लोकेशन क्लियर हो जाए। अच्छा, कश्मीर में जो है भारोपी परिवार की भाषा बोली जाती है। हिंदी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, है ना। और असमिया यानी असम की बात हो गई। गुजराती, गुजरात समझ में ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा गुजराती भारोपी परिवार का भाषा है या नहीं, या इनमें से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा, तो हमको पता हो जाएगा गुजरात में तो भारोपी परिवार था, है ना। इसके अलावा और क्या है? एशियाई भाषा। एशिया, एशिया मतलब भारत में ही एशिया में आता है, लेकिन एशियाई भाषा जैसे फारसी, है ना। फारसी यानी यहाँ पर आपका क्या है? पाकिस्तान है, इसी के ऊपर अफगानिस्तान और इराक है ना। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? ये फारस पहले कहलाता था। ये क्या कहलाता था? फारस। तो फारस कहलाता था, तो भाषा कौन सी थी? फारसी। बोलो स्पष्ट है? भारोपी परिवार की भाषा हो गई फारसी। यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी। अब देखो हम समझ सकते हैं, यहाँ से लोग पुर्तगाल से भारत आए थे, है ना, आए थे ना। यानी पुर्तगाल के जस्ट बगल क्या है? स्पेन। स्पेन में क्या बोली जाती है? स्पेनिश भाषा बोली जाती है। बोलो। तो स्पेनिश भाषा इसमें दिया गया है, ओके। और साथ ही साथ इसी के जस्ट आगे पीछे क्या है? पुर्तगाल वगैरह है, जहां पर ब्रिटिश है, ब्रिटिश के लोग आए थे, ऐसे मान सकते हैं। हालांकि बहुत प्राचीन बात हो रही है, लेकिन याद करने के लिए हम मान सकते हैं कि अंग्रेजी भी दिया गया है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा, ओके। साथ ही साथ कौन सी भाषा दी गई? जर्मन भाषा। यहीं पर यूरोप में ही आसपास क्या है? जर्मनी है, तो जर्मन भाषा भी हम मान सकते हैं, ठीक है। जर्मन भाषा हम समझने के लिए मान लेंगे। देखो यूरोप की बात हो रही है ना। यूरोप में हमारा स्पेन भी है, स्पेनिश भाषा। ब्रिटेन भी है, मान लेते ब्रिटेन के लोग थे, मतलब अंग्रेजी भाषा। जर्मन के लोग जर्मनी भाषा। और यूनानी तो आपका हो ही गया है, ठीक है। यूनानी आपको पहले से में लिख दिया, संस्कृत और यूनानी, ठीक है। साथ ही साथ क्या है? इस प्रकार की जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। अब बताओ यहाँ तक स्पष्ट है कि नहीं? ये याद करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट, याद रहेगा तब भी भूल जाएंगे, तब भी कंफ्यूजन हो जाएगा ये है कि नहीं है, अगर आप जस्ट पढ़कर गए तभी। लेकिन आप इतना समझेंगे, भारोपी परिवार की जो भाषा है, अगर भारत की बात करेंगे तो एक कश्मीर आ रहा है, ठीक है, हिंदी कश्मीरी भाषा हो गया। एक हिंदी आ रहा है यानी उत्तर प्रदेश बिहार हो सकता है। एक असमिया आ रहा है यानी असम जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र। एक गुजराती भाषा आ रहा है यानी गुजरात का क्षेत्र हो गया। ये भारत की बात हो गई, 1 2 3 4 लोकेशन हो गया, ओके। या 4 प्रकार की भाषा हो गई। अब भारत के बाहर आएंगे तो ये पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान फारसी भाषा हो गया, है ना। अफगानिस्तान के बाद इराक, ईरान है, ओके, फारसी भाषा हो गया। अब इसके ऊपर चलेंगे तो यूनान है, यूनानी भाषा है ही, है ना। यूरोप में कौन कौन से देश हैं? स्पेन है तो स्पेनिश भाषा, ओके। ब्रिटेन है तो मान लेते हैं क्या? अंग्रेजी भाषा। जर्मनी है तो जर्मन भाषा। बताओ ये पॉइंट सभी को स्पष्ट है? ये इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, भारोपी परिवार की भाषा बोलने वाले लोग, ये अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते थे। या कौन कौन सी भाषा भारोपी परिवार में आती है? तो बताओ यहाँ तक स्पष्ट है? स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, कश्मीरी, असमिया, हिंदी और गुजराती, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट है? इसको आप लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे। अब इसके बाद फिगर बना लेंगे। हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। और भी परिवार है, अभी मैंने पहला पॉइंट लिखा भारोपी परिवार, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्या? तिब्बत वर्मा परिवार, ठीक है, द्राविड़ भाषा परिवार, और एक और है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, ठीक है। इसको याद करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये हमको लोकेशन से समझ लेंगे कौन सी भाषा के बोलने वाले लोग कहां पर थे। बताइए यहाँ तक स्पष्ट है? ओके। देखो एक नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप जब बोलते हैं मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं आप, ठीक है। ये बातें मुझे समझ में आती है, ठीक है। आपने समझा भारोपी परिवार की भाषा कौन कौन सी है ना। जैसे आपका यूरोप की जितनी भाषाएं हैं मुख्य रूप से स्पेनिश, अंग्रेजी और जर्मन और यूनानी, ओके। इसी प्रकार से भारत की बात करेंगे तो गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, असमिया, 4 यहाँ पर भी है, ओके। और एक फारसी भाषा है और एक संस्कृत भाषा है, ठीक है। ये 2 और भाषा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा तिब्बत वर्मा परिवार। तिब्बत वर्मा परिवार है तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी जो भाषा का परिवार क्या है, उसे क्या कहते हैं? तिब्बत वर्मा परिवार, ठीक है। देखो इसमें ये भी बताया गया भारोपी परिवार में, देखिए जैसे आपका संस्कृत में क्या बोलते हैं, एक वर्ड मैं लेता हूं संस्कृत। संस्कृत में हम बोलते हैं माता को क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं, बोलो। और संस्कृत में मातृ मैंने बोला, तो इसी प्रकार हिंदी में क्या बोलते हैं?
माता बोलते हैं या माँ बोल देते हैं, बोलो। और अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, मदर। ओके, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो भाषाएं हैं इसमें कुछ समानताएं पाई गई है। ये जो भाषाएं इसमें क्या पाई गई है, हर एक वर्ड में क्या पाएगा, कुछ समानताएं पाई गई है। ये इस प्रकार से इस भाषा, इन तमाम भाषाओं को क्या बोला गया, भारोपी परिवार की भाषा बोला गया। बताओ, स्पष्ट है। दूसरा है तिब्बत वर्मा परिवार। दूसरा क्या है, तिब्बत वर्मा परिवार। आपको पता है भारत के ऊपर यहाँ तिब्बत है, पता है ना, भारत के ऊपर यहाँ पर तिब्बत है जिस पर चाइना का अधिकार हो गया है। और तिब्बत वर्मा, वर्मा कहाँ पर है, कश्मीर, यहाँ पर है, सॉरी, म्यांमार जो देश है उसे वर्मा पहले कहा जाता था, है ना। म्यांमार जो देश है उसे क्या कहा जाता था, वर्मा। तो ये हो गया वर्मा यानी म्यांमार। बताओ, स्पष्ट है। ये हो गया तिब्बत, ये क्या हो गया, तिब्बत हो गया। नेपाल के ऊपर है ना, नेपाल के ऊपर तिब्बत है कि नहीं, आप लोग पता है कि नहीं, नेपाल के ऊपर तिब्बत है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी, लोकेशन से ही हम समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो पूर्वोत्तर प्रदेश है, पूर्वोत्तर प्रदेश का मतलब देखो, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान से देखिए, ये पूर्वोत्तर प्रदेश है ना, जैसे ये हमारा भारतीय पूर्वोत्तर प्रदेश है ना, बोलो। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, ध्यान देंगे, इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है ना, मेघालय आता है, सिक्किम आता है, त्रिपुरा आता है, ठीक है, मिजोरम, आइजोल, है ना, यानी असम भी आता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। और तमाम जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो तिब्बत वर्मा परिवार, ठीक है। इसमें केवल हम एक पॉइंट लिखेंगे, पूर्वोत्तर भारत के राज्य। अब पूर्वोत्तर भारत के राज्य यानी आप समझ गए कि जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, क्योंकि देखो यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर क्या म्यांमार, इसके बीच जो भी राज्य पड़ेगा भारत का, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाएगी, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाएगी। अब इसमें हमारा जो देश, जो राज्य पड़ रहा है कौन सा, पूर्वोत्तर भारत का राज्य पड़ रहा है ना, जिसमें ये आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, ये तमाम राज्य पढ़ते हैं कि नहीं, बताइए, स्पष्ट है ये पॉइंट, नहीं, ये पॉइंट किसी को कोई समस्या है। अगर मैं बोलूं तिब्बत वर्मा परिवार में कौन सी भाषा बोली जाती थी, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, तिब्बत वर्मा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है, एक तो मैं लिख दिया, ठीक है, जैसे मैं असम एक राज्य लिख दिया, असमिया, है ना, मेघालय, है ना, और अरुणाचल प्रदेश, और एक मैं लिख दिया क्या, कर्नाटक। तो मान लेंगे कर्नाटक नहीं है, ओके, क्योंकि असमिया भी, ओके, हाँ, स्पष्ट है ना, राइट। अब थर्ड पॉइंट जो हमको पढ़ना है, एक तो हमने पढ़ा भारोपी परिवार की भाषा, भारत और यूरोपी, इसको हमने पहले ही समझ लिया। दूसरा पढ़ लिया तिब्बत वर्मा परिवार की जो भाषा है पूर्वोत्तर भारत के राज्य हो जाएगी, यहाँ पर बोली जाती है। तीसरा पॉइंट आप समझेंगे, जो पॉइंट दिया गया इसमें एनसीईआरटी में हमारे दिया द्राविड़ भाषा परिवार। कौन सा दिया है, द्राविड़ भाषा परिवार। तीसरा कौन सा है, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा आएंगे, द्रविड़ में होता है दक्षिण, द्रविड़ में क्या होता है, यानी दक्षिण भारत में जो भी भाषाएं बोली जाएंगी, है ना, दक्षिण भाषा में जो भी भाषाएं बोली जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, है ना, कौन सी भाषा हो जाएगी, द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी। स्पष्ट है नहीं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे आपका तमिल भाषा हो गया, जैसे क्या हो गया, तमिल भाषा हो गया। तमिल कहाँ पर बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाएगा, है ना। और तेलुगु आपका हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओके। जैसे आपका कन्नड़ हो गया, कन्नड़ कहाँ पर बोला जाता है, कर्नाटक में, ओके। तो ये दक्षिण भारत के राज्य है नहीं, तो दक्षिण भारत के राज्य में जो भी भाषा बोली जाएंगी उसे द्रविड़ परिवार की भाषा बोली कहे जाएंगे। बताओ स्पष्ट है नहीं, इसको बहुत याद करना कठिन है। जैसे ही आपसे पूछेगा द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो आप लोग बता सकते हैं, इसमें आपको दक्षिण भारत के राज्य की भाषा दी जाएगी, ओके। या आपसे पूछेगा भारोपी परिवार की भाषा, तो पहले ही आपको पास स्पष्ट है, एक तो संस्कृत, दूसरा यूनानी, ओके। अब भारत में आपको कश्मीरी, असमिया, हिंदी, गुजराती, फारसी और स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन,
ये आपका पहला भारोपी परिवार में अधिक भाषा है, याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। देखिए एक बार आप पहले पॉइंट अगर आप देखे होंगे समझे होंगे तो याद रहेगा, एक बार अपने आप स्वयं से कर लेंगे तो याद हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है? ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। कौन सा है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो यहां पर लिखेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ओके, परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषा है वो कौन सी है? देखो आपका उत्तरी भारत दिख रहा हो गया, कोई भाषा, पूर्वी भाग भी हो गया, दक्षिणी भाग हो गया, मध्य भारत हमारा बचा हुआ है, बचा है कि नहीं? ये जो मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा है, तो इसमें लिखा है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो और एशियाटिक है। तो यहां पर हम लिख देंगे मध्य भारत और प्लस छत्तीसगढ़ भी राज्य का नाम दे दिया गया है, छत्तीसगढ़। तो आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में किस परिवार की भाषा बोली जाती थी? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती थी। दक्षिण भारत में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो आपको पता होना चाहिए द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती थी ना। अगर मुख्य रूप से बोला जाए कि हमारे जो पूर्वी भारत है, उस पूर्वी भारत में किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी, तो हमको पता होना चाहिए तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी ना। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा जो हमारा संस्कृत है, यूनानी भाषा है या संस्कृत भाषा है, स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन भाषा है, ये किस परिवार की भाषा है? तो आपको पता होना चाहिए भारोपी परिवार की भाषा है। बताओ यहां तक सभी को स्पष्ट है? यहां तक आप लोग राइट कर लीजिए, ओके। बोलो, चलिए एक बार आप लोग बताइए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं छत्तीसगढ़ में किस परिवार की भाषा बोली जाती थी, तो आपका ऑप्शन ए है भारोपी परिवार की भाषा, ऑप्शन बी है तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा, ऑप्शन सी है द्रविड़ परिवार की भाषा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा। तो क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन डी है ना। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में कहां पर बोला जाता था? तो छत्तीसगढ़ और मध्य भारत पूछेगा तब भी हम क्या बताएंगे? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। बताओ यहां तक स्पष्ट है? अगला क्वेश्चन मेरा है संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा या किस परिवार की भाषा मानी गई है? तो आप लोग क्या बताएंगे? भारोपी परिवार, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यूरोप की कुछ भाषाएं जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, ठीक है, और जर्मन किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी, ओके। तिब्बत वर्मा परिवार, ओके, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा किस क्षेत्र में पाया गया? तो हमको पता होना चाहिए, उसमें ऑप्शन दिया होगा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, है ना, या पश्चिमी राज्यों के भारत में, दक्षिणी, है ना, उत्तरी। तो आपको पता होना चाहिए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। पूर्वोत्तर का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इधर पूरब होता है, इस साइड में पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब नीचे दक्षिण है तो इसे बोला गया द्रविड़ परिवार की भाषा। इसमें 2-3 भाषा का नाम मेंशन है एनसीईआरटी में, जिसका नाम क्या है? तमिल, तेलुगु और कन्नड़। ये तीनों भाषा किस परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा है। बताओ यहां तक स्पष्ट है? इसको रेज कर दिया जाए, ओके। चलिए, ओके। तो अभी हमने समझा जो अलग अलग परिवार की भाषाएं हैं, है ना, उसमें 4 प्रकार की भाषा बताएगी, है ना। इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है क्या, जो वेदों का अध्ययन किया गया वो किस प्रकार से किया गया, ओके। जिसमें दिया गया है जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो वे लिखी और छापी गई हैं, ठीक है, या तो लिखी गई हैं या छापी गई हैं, ओके, प्रिंटिंग मशीन द्वारा छाप दी गई या तो हाथों से लिखी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण मतलब सुनना। एक तो उच्चारण कोई कर रहा था, कोई उच्चारण करता था, और दूसरा कोई सुनता था, ना कि पढ़ा जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। इसमें देखो, अगर आपसे पूछा जाए इसमें से ऋग्वेद के विषय में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, दूसरा स्टेटमेंट ऋग्वेद को श्रवण किया जाता था, तीसरा स्टेटमेंट ऋग्वेद को पढ़ा जाता था। तो तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत होगा। इसमें दिया एनसीईआरटी में कि
ना कि ऋग्वेद में जो श्लोक है उसको पढ़ा नहीं जाता था, उसको उच्चारण किया जाता था। यानी उसको जैसे भजन कीर्तन होता है ना, गाने के तौर पर उसको उच्चारण करते थे, है ना। जैसे अगर बात करें, जैसे ओम लिखा होता तो ऐसे ओम पढ़ नहीं लेते, उसको काफी लंबे टाइम तक ओम ऐसे बोलते हैं ना, है ना। तो ये कहने का मतलब इसका उच्चारण किया जाता था और इसका श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है, वेदों के अध्ययन के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग में ना, वेदों का अध्ययन कैसे करते थे। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे तो ज्यादा चीजें स्पष्ट होगी। वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन। ओके, वेदों के अध्ययन के विषय में पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, आप केवल सुनेंगे। वेदों के अध्ययन के विषय में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, वेदों का क्या किया जाता था, तो यहाँ पर लिखेंगे वेदों का उच्चारण किया जाता था, है ना। यहाँ पर पूरा लिखते हैं, वेदों का, है ना। वेदों का क्या करते थे, उच्चारण करते थे, और क्या करते थे, श्रवण करते थे। श्रवण में क्या होता है, सुनना। ओके, और तीसरा पॉइंट क्या है, ना कि पढ़ा जाता था, इसको पढ़ते नहीं थे, है ना। उच्चारण का मतलब दोनों उच्चारण और पढ़ने में अंतर है ना। मैं कोई चीज पढ़ता जा रहा हूँ, कोई चीज उच्चारण उच्च आवाज में आवरण, है ना। उच्चारण मतलब ये है हम कोई बहुत ऊंची आवाज में, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से जब बोलते हैं उसका मतलब उच्चारण है। पढ़ना मतलब नॉर्मली कोई कुछ भी पढ़ ले रहा है ना, वो पढ़ना हो गया। उच्चारण मतलब उच्च आवाज में अपने क्या करना, बोलना कोई चीजें, है ना। ठीक है, एक भजन कीर्तन अगर आप लोग सुने होंगे, उसके मतलब एक जैसे कहते हैं कि अच्छी सुर में, है ना, अच्छे धुन में बोलना, तो क्या हो गया, गाने के तौर में अगर इसको देखा जाएगा ना, हिम्स बोलते हैं, है ना, भजन कीर्तन। तो इसको उच्चारण करते थे, श्रवण करते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे। बताओ स्पष्ट है, एक पॉइंट मिला। आगे हम पढ़ेंगे, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। पुरातत्ववेत्ता आप पीछे पढ़ चुके हैं, जो पूरा स्थल पाए गए, है ना, अलग अलग स्थानों पर, मेहरगढ़ में पाया गया, है ना, नर्मदा नदी के पास पाया गया। ठीक है, अलग अलग स्थान पर जो भी स्थान पाए, लोथल जो पाया गया गुजरात में, है ना, तो ये स्थानों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अब इतिहासकार का काम क्या है, इतिहासकार इसमें बताया गया, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के विषय में क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, लेकिन वो भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। अब अगर हम इतिहासकार के विषय में इसमें बताया गया, किसके विषय में, इतिहासकार। इतिहासकार बोला गया है कि भौतिक अवशेषों के अलावा, किसके अलावा, भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष जानते हैं आप लोग, बोलो, भौतिक अवशेष जानते हैं। भौतिक अवशेषों के अलावा बताइए, भौतिक अवशेष क्या होते थे। हाँ, खुदाई करने पर जो भी स्थान मिला, जो भी अलग अलग वस्तुएं मिले हैं ना, उन्हें क्या बोला गया, भौतिक अवशेष। जैसे औजार मिले, है ना, जैसे क्या मिला, बर्तन मिले, है ना, तो ये क्या है, भौतिक अवशेष है। तो भौतिक अवशेषों के अलावा इतिहास क्या करते हैं, लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं अतीत की जानकारी देने के लिए। ओके, लिखित स्रोतों का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्रोतों का अध्ययन। ओके, बताओ स्पष्ट है। जबकि पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, केवल भौतिक अवशेष का ही अध्ययन करते हैं। जबकि इतिहासकार क्या है, भौतिक अवशेषों के अलावा, भौतिक अवशेष जैसे औजार बर्तन के अध्ययन के अलावा क्या करते हैं, लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं। इन्हें क्या कहा गया, इतिहासकार कहा गया। बताओ स्पष्ट है। इतिहासकार क्या करते हैं, अतीत के विषय में जानकारी देते हैं, अतीत के विषय में, अतीत के विषय में जानकारी देते हैं। ओके, बताओ स्पष्ट है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए तो इतिहासकारों का कार्य क्या था, तो इतिहासकार क्या करते हैं, पुरातत्ववेत्ताओं की तरह
भौतिक क्या कहते हैं, पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के विषय में जानकारी देते हैं, लेकिन जानकारी कैसे देते हैं? भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। स्पष्ट है? यहां तक क्लियर है? पहला दूसरा पॉइंट। और भी आगे चीजें दी गई, हम पढ़ेंगे समझेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लिख लेंगे। इसमें हम जो है आगे चीजें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बताया गया है, चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त मतलब मैंने बताया था श्लोक, ओके, या प्रार्थनाएं। कुछ सूक्त क्या है? वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप मतलब बातचीत कोई कर रहा है, ओके। जो ऋग्वेद की चीजें हमको मिली है उसमें कोई व्यक्ति, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, कौन है? विश्वामित्र नदियों से बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन नदी से बात कर रहे हैं भी पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में मिले हैं, जिसमें विश्वामित्र नामक ऋषि क्या करते हैं? देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक सूक्त का सारांश है। यानी जो एक ऋषि थे जिनका नाम क्या था? विश्वामित्र, है ना। वो विश्वामित्र क्या करते हैं? नदियों से वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। किसके विषय में? जो भी चर्चा करते हैं उसका सारांश बताया गया, ओके। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना किसके विषय में। चलिए, यहां तक स्पष्ट है। तो यहां तक हम अगला पॉइंट लिखते हैं। तो अगर हम बात करें वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं, वेदों के जो ऋग्वेद है उसमें जो चीजें बताई गई किस प्रकार से बताई गई है, तो कुछ वार्तालाप के रूप में, कुछ वार्तालाप के रूप में क्या बताया गया? जैसे इसमें बताया गया है विश्वामित्र, कौन? विश्वामित्र क्या करते हैं? विश्वामित्र कौन है? एक ऋषि है। विश्वामित्र कौन है? ये ऋषि हैं, और ये क्या करते हैं? चर्चा करते हैं दो नदियों से। हाँ, दो नदियों से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्वामित्र किन दो नदियों से चर्चा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे? तो दो नदियां कौन हैं? ब्यास और सतलुज लिखा है इसमें, ओके। तो लिख लेंगे सतलुज, ओके। बताओ, स्पष्ट है? ब्यास और सतलुज नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? सिंध की ना। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? ब्यास और सतलुज। इन्हीं से चर्चा कौन कर रहा है? विश्वामित्र, जो कि क्या है? एक ऋषि है। क्या है? ऋषि। बताओ, यहां तक स्पष्ट है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो वेदों के विषय में जो जानकारी मिलती है कुछ वार्तालाप से मिलती है ना, जो किसके द्वारा किया गया? विश्वामित्र और दो नदियों के बीच हुआ है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है, विश्वामित्र कहते हैं, हे, जो हिंदी में इसका सारांश दिया गया है, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की तरह, यानी दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। पहाड़ों से नीचे आओ। नदियों को क्या बोल रहे हैं? ऋषि बोल रहे हैं, ऋषि विश्वामित्र बोल रहे हैं, हे नदियों, आप बछड़ों को चाटती हुई, है ना, जैसे बछड़ों को, गाय को बछड़े चाटती है ना, सॉरी, गाय बछड़े को चाटती है ना, उसे बोला गया आप बछड़ों की चाटती हुई। जैसे जब समुद्र में चलेगा तो क्या होगा? एक सफाई करते हुए चलेगा ना। तो इसमें बोला गया है, आप बछड़ों को चाटती हुई, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से, मतलब बहुत स्पीड से, जैसे फुर्तीला घोड़ा तेज दौड़ता हो, ठीक ना, फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। पहाड़ों से कहाँ आओ? नीचे आओ, ठीक है। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। सागर की ओर क्या कर रही हो? बह रही हो। विश्वामित्र नदियों से बोलते हैं, तुम पहाड़ों से नीचे आओ, और कहां बह रही हो तुम? सागर की तरफ, समुद्र की तरफ बह रही हो, है ना। आगे क्या बोला है? तुम जल से परिपूर्ण हो। तुम जल से परिपूर्ण, यानी तुम्हारे यहाँ पास जल ही जल है, नदियां तो जल ही जल रहेगा, और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। एक दूसरे से मिल जाना चाहती, यानी जो समुद्र है ना, एक नदी, एक सहायक नदी एक बड़ी नदी से मिलती है, एक बड़ी नदी एक समुद्र में जाकर मिल जाती है। तुम एक दूसरे से क्या चाहती हो? मिल जाना चाहती हो, ठीक है। सारांश जो है इसको समझ लेंगे।
आगे नदियां क्या बोलती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। नदियां बोल रही है हम क्या हैं, आप जैसे क्या कौन है, विश्वामित्र ऋषि हैं। बोल रही है जो नदियां बोल रही है कि जल से परिपूर्ण, जो हम जल से भरे हुए हैं, ठीक है, हम क्या हैं, देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलती हैं। कौन बोल रहा है, नदियां बोल रही हैं। ओके, हम एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। कौन बोल रहा है, नदियां। हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ये नदियां बोल रही है हे ऋषि आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हम जो है एक बार जो भी रास्ता हमारा तय किया है, किसने, इंद्र ने, ओके, उसी रास्ते हम चल रहे हैं और हम एक बार जब चल रहे हैं तो हमको कोई रोक नहीं सकता, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। विश्वामित्र बोलते हैं हे बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। विश्वामित्र क्या कहते हैं, नदियों से कहते हैं हे बहनों तुम मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं, है ना। विश्वामित्र क्या है, रथ और किसके साथ, गाड़ियों के साथ क्या है, बहुत दूर से आया हूं, कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें। यानी विश्वामित्र क्या है, कहीं दूर से आए हुए हैं और क्या चाहते हैं, जो नदियां बह रही है, ठीक है, इसको क्या करने चाहते हैं, इसको क्रॉस करना चाहते हैं, यहाँ इस साइड आना चाहते हैं। और किससे आए हैं, रथ से आए हैं, किससे आए हैं, रथ से आए हैं। ओके, किससे आए हैं, रथों से आए हैं। ओके, इसी पर विश्वामित्र बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं नदियों से आप क्या करिए, आप रुकिए, आप क्या करिए, रुक जाइए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और जिससे मैं अपना गाड़ी या बैलगाड़ी या रथ जो हमारा है हम क्या करें, आपके आसानी से पार कर सके, ठीक है। और नदी क्या बोल रही, हम इंद्र के बनाए रास्ते से चल रहे हैं ना, और हम जब एक बार चल गए, चलते जा रहे हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता या रोका नहीं जा सकता। बताओ यहां तक स्पष्ट है। फिर से नदियां बोलती है हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। नदियां बोल रही है कि ठीक है हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे जिससे आप सभी लोग जो दूर से आए हैं, ठीक है ना, जो प्रार्थना हमसे कर रहे हैं, आप लोग उस पार जा सके, है ना। आगे क्या बोला है, इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। यह प्रार्थना जो लिखी गई है, जो पांडुलिपि मिली हमको, ये कहां पर मतलब बताया जा रहा है, ये इसी नदी के आसपास लिखी गई होगी, है ना। आगे बोला क्या गया है, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। बातें स्पष्ट हुई नहीं। जो पांडुलिपि मिला है और जो वार्तालाप किसके बीच हुआ है, विश्वामित्र और दो नदियों के बीच वार्तालाप हुआ है, यही महत्वपूर्ण है। वार्तालाप में क्या है, नदियां ये है, ये नदियां हैं, ओके, ये क्या है, नदियां हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, हम इंद्र के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, ओके, और एक बार हम जब चल दिए तो हमको कोई रोक नहीं सकता, रोका नहीं जा सकता। यहाँ पर कौन है, विश्वामित्र बैठे हुए हैं, यहाँ पर और लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र क्या बोल रहे हैं, विश्वामित्र बोल रहे हैं कि नदियों से विश्वामित्र क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं और हम सभी लोग इस नदी के पार होना चाहते हैं, आप पानी को रोक लो जिससे हमारी जो आपका जो पानी है धुरी के ऊपर ना आए, तो ये धुरी है ना, इसके ऊपर ना आए, हम आसानी से पार हो सकें। तो नदियां भी बोलती है ठीक है हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और इतिहासकार कहते हैं कि ये जो पांडुलिपि मिली है ना, जो पांडुलिपियां मिली हैं ये इसी नदियों के आसपास लिखी गई होगी जब ये चर्चाएं हो रही थी। बताओ यहां तक स्पष्ट है। अब इसमें जो एक देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है, ये पांडुलिपि है, ओके, ऋग्वेद का ही पार्ट है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, साथ ही साथ ये भी बताया गया है, ये जो संस्कृत भाषा है जो हम लोग सीटेट तैयारी कर रहे हैं, इस संस्कृत भाषा से बहुत अलग है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी संस्कृत भाषा नहीं है। आमतौर पर जो यह संस्कृत भाषा इसको भी आप लोग या हम लोग ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये इससे कहीं डिफिकल्ट भाषा है, तो कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, मतलब क्या है, इसका पढ़ना बहुत कठिन है। बताओ स्पष्ट है।
यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब ये जो पांडुलिपि दी गई है इसके विषय में बताया भी गया है। देखिए क्या बताया गया है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये क्या है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक क्या है, पन्ना है। पांडुलिपि आपको बताया गया क्या होता है, बताइए क्या होता है, हाथ से लिखा गया ना। ये कहने का मतलब किससे लिखा गया है, हाथ से लिखा गया। तो ऋग्वेद के यहाँ पर हम इस पेज को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ऋग्वेद की पांडुलिपि है ना, बोलो इसमें संस्कृत भाषा में क्या है, बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो यहाँ पर वार्तालाप के रूप में बताया गया। आगे ये जो ऋग्वेद का क्या है, बोलो क्या है, पांडुलिपि है ना। तो ये पांडुलिपि जो है किस भाषा में है, तो यहाँ पर दिया गया है संस्कृत भाषा में है, और साथ ही साथ ये भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई, किस पर, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। और भूर्ज नामक वृक्ष कहाँ पर पाए गए हैं, हिमालय पर। दिख रहा है, देखो यहां तक दिख रहा है, तो हिमालय पर, ओके, हिमालय पर पाए जाते थे भूर्ज नामक वृक्ष। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूर्ज नामक वृक्ष कहां पर पाए गए, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर, हिमालय पर, ओके। आगे लिखा गया, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यानी ऋग्वेद को अगर जो छापा गया है तो हाथ से लिखा गया है, 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। लेकिन अगर छापने की बात करेंगे, इसको छापने की बात करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, हाँ, इसको कब छापा गया, तो इसको हमको पता होना चाहिए, लगभग 150 वर्ष पूर्व इसको छापा गया, ओके। कब, 150 वर्ष पूर्व, ओके। यानी अभी बहुत समय नहीं हुआ इसको छापे हुए, ओके। तो इसके बाद इसमें बोला जा रहा है, इसे अंग्रेजी पांडुलिपि को देखकर, यानी इसको ट्रांसलेट जो किया गया है ना, आगे क्या बोला गया है, यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह पांडुलिपि कहां पर रखी गई है, पुणे में रखी गई। पुणे कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ओके। महाराष्ट्र के एक कहां पर, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ओके, पुस्तकालय में क्या करा गया है, रखा गया। बताओ स्पष्ट है, महाराष्ट्र पुणे के एक पुस्तकालय में रखा गया, स्पष्ट है। यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा पुस्तकालय है पुणे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुस्तकालय, हाँ, जहां लोग कमाने जाते हैं, है ना, पुणे, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, ओके। पुणे महाराष्ट्र में ये पुस्तकालय, यानी ये जो पांडुलिपि है ऋग्वेद की, ये मिली हमको। बताओ स्पष्ट है, यहां तक चीजें क्लियर है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। हो गया। तो देखो अभी हमने क्या कंप्लीट कर दिया, हमने कंप्लीट कर दिया कि वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं, ओके, या कैसे हम लोग किए हैं। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि मिली है जिसके विषय में जो कहां पर मिला है, हिमालय के में मिला है ना, भूर्ज नामक वृक्ष पर लिखा गया है, पांडुलिपि है, ओके। अब देखो हम बात करेंगे हिमालय पर वृक्ष उगता है, जो भूर्ज नामक छाल जहां पर मिलता है हमको, वो वृक्ष हिमालय पर उगता है, ओके। अब हम बात करेंगे महापाषाण कालीन की बातें, लेकिन उसके पहले अभी इसमें और भी चीजें हैं। जैसे इसमें अभी बात किया गया राजन के विषय में, है ना, राजतंत्र, वहां पर लोग कैसे लोग रहते थे ना, वहां पर राजतंत्र नहीं था। जाति की विषय में बताया गया, जाति प्रथा कैसे बनी, ओके। जाति जो प्रथा बनी तो वहां वैदिक एज में नहीं था, उत्तर वैदिक एज में चीजें दिखने को मिलती है अच्छे से, ओके। तो वैदिक एज पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक बताओ स्पष्ट है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इसके आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे महापाषाण काल, ठीक है। उसके बाद इनाम गांव पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, है ना। अब आगे पढ़ेंगे तो इसमें मवेशी, घोड़े और रथ हेडिंग है इसमें, है ना। यानी जो भी हम वेदों का अध्ययन किए, है ना, उसमें क्या क्या चीजें, जानवरों किस प्रकार से पालते थे, युद्ध लोग कैसे करते थे या युद्ध क्यों करते थे, इसके विषय में हमको जानकारी मिलती, ओके। तो हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में किसके लिए प्रार्थना की बात कही गई है, मवेशियों, घोड़ों और बच्चों के लिए,
ठीक है। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाओं की बात करेंगे, है ना, ऋग्वेदों का जब अध्ययन किया तो पता चला ऋग्वेद में किसकी किसकी प्रार्थना की बात करी गई है। प्रार्थनाएं किसके लिए करी गई है, प्रार्थनाएं किसके लिए करी गई है, प्रार्थना मावेशियों के लिए और घोड़ों के लिए और बच्चों के लिए। इसका मतलब इसका महत्व क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा। मवेशी, गाय भैंस बकरी, है ना, भेड़ जो थे, और घोड़ों, साथ ही साथ क्या, बच्चों, है ना। तो ये तीन चीजों की प्रार्थनाओं के विषय में बताया गया किसमें, ऋग्वेद में। ओके, और आगे हम पढ़ते हैं। और इसमें आगे बताया गया घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। घोड़ों को किस काम लाते थे, रथ खींचने के लिए। ओके, जब युद्ध होता था तो घोड़ों का उपयोग किसके लिए होता था, रथ खींचने के लिए। ओके, रथ खींचने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे, कहां पर, युद्धों में। ओके, तो बच्चों का तो अपना प्रयोग ही है, बच्चे तो अपने ही हैं, उनके लिए प्रार्थना तो होती ही रहेगी, बच्चे भगवान के सच्चे, है ना। मवेशियों का भी कुछ काम था कृषि के लिए, है ना। कृषि जब करेंगे, है ना, अलग अलग स्थानों पर, या पशुपालन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर मवेशियों का उपयोग बढ़ता जाएगा ना। बोलो, तो प्रार्थनाएं ऋग्वेद में किसकी प्रार्थनाओं की बात करी गई है, मवेशियों के विषय में, घोड़ों के विषय में, बच्चों के विषय में। ओके, तीन पॉइंट आपको बताया गया, तीन लोगों के विषय में यहाँ पर क्या करा गया है, तीन प्रकार की चीजों के विषय में प्रार्थनाओं की बात करी गई है। मवेशियों की प्रार्थनाएं शायद इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि इसलिए कि जो कृषि होती थी, जो पशुपालन होता था, ठीक है, घोड़ों को युद्ध के समय रथ खींचने के लिए, और बच्चे तो बच्चे ही है ना। मवेशी का मतलब अर्थ क्या होता है? मवेशी मतलब जो गाय भैंस बैल है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रार्थनाएं हो गई, आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा गया है, इन लड़ाइयों में, जब युद्ध होते थे, इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जब युद्ध होता था तो युद्ध में क्या जीत कर लाते थे, मवेशी, यानी गाय भैंस जो थी दूसरे के यहाँ, उसको लेकर अपने यहाँ आते थे। और क्या होता था, लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाइयां क्यों लड़ी जाती थी, जमीन के लिए। कौन सी जमीन, तो यहां पर दिया गया है, जहां अच्छे चारागाह हों, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलें उपजाया जा सके, ऐसे जो जमीन होते थे जहां पर चारागाह अच्छा होता था, जहां पर जौ जैसी खेती, जौ जैसी फसल जो जल्दी तैयार होती है, ठीक है, वहां पर उपजाया जा सके, ऐसी जमीनों के लिए क्या होता था, युद्ध होता था। तो युद्ध का कारण यहाँ पर दिया गया है। अगर बोला जाए वैदिक एज में, यानी ऋग वैदिक एज में, वैदिक एज को ऋग वैदिक एज भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद से जानकारी मिलती है ना। युद्ध के कारण क्या होते थे ऋग वैदिक एज में, ठीक है, ऋग वैदिक काल में जो युद्धों का कारण क्या होता था, इसमें एक पहला पॉइंट क्या बताया गया है, जमीन के लिए युद्ध होता था। किसके लिए, जमीन के लिए। ओके, युद्ध किसके लिए होता था, जमीन के लिए। बताओ, स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट, पहला तो जमीन के लिए युद्ध होता था, दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है, जब युद्ध होता था उसके बाद जब युद्ध जीतते थे तो मवेशी को क्या करते थे, पकड़ कर लेकर आते थे अपने घर, है ना। इसमें लिखा है, लड़ाइयां होने के बाद मवेशी जीतकर लाए जाते थे। तो मवेशी क्या करते थे, जीत कर लाते थे, मवेशी जीत कर घर ले जाते थे। ओके, उस समय, हाँ, उस समय अभी हम पढ़ेंगे ना, उस समय ऐसा कोई राजा नहीं था कि बहुत बड़ी राजा रही हो या बहुत बड़े उसके सेना रहते हों। कब की बात कर रहे हैं, वैदिक एज की। उस समय कोई ऐसा राजतंत्र नहीं था कि राजा का पुत्र राजा बनेगा। अभी आगे की कहानी है वैसी, लेकिन अभी हम समझेंगे युद्ध के कारण क्या थे। एक तो जमीन के कारण था, है ना। अब जब युद्ध होता था उसमें जो मवेशी मिलते थे उसको जीतकर कौन ले जाता था, जो जीतता था युद्ध को। तीसरा पॉइंट इसमें, युद्ध के कारण तो हो गया जमीन के कारण, ठीक है, मवेशी जीतकर ले जाते थे। साथ ही साथ और क्या ले जाते थे जीतकर, इसको मवेशी को यहाँ पर ले जाएंगे। जब युद्ध हो गया, ठीक है, युद्ध के कारण क्या है, जमीन के लिए। युद्ध किसके लिए होते थे, तो युद्ध के कारण हम क्या लिखेंगे, जमीन के लिए युद्ध होते थे, जमीन के लिए। किस प्रकार की जमीन, तो हाँ, उपजाऊ, अच्छे चारागाह यहाँ लिख सकते हैं, अच्छे
चारागाह जहाँ पर हो, और जल्दी उगने वाले फसल जैसे जौ वगैरह की फसल जल्दी तैयार जो होती है, ऐसी जमीन जहाँ पर हो, तो ऐसी जमीन के लिए युद्ध होते थे। युद्ध होने के बाद क्या होता था, युद्ध होने के बाद क्या होता था, तो यहाँ पर लिखेंगे मवेशी जीत कर लाए जाते थे। पहला, मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ओके। दूसरा, युद्ध में युद्ध बंदी, यानी जो दूसरे स्थान पर लोग रहते थे उनको बंदी बनाकर लाते थे। ओके। अब जब उनको बंदी बनाकर लाते थे तो उन्हें बोला जाता था दास या दस्यु। ओके। अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके भी पहले एक लाइन दी गई है, कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत के लिए भी लड़ी गई। तो एक तो जमीन के लिए लड़ी गई युद्ध, ठीक है। दूसरा किसके लिए लड़ी गई, पानी के सोर्स के लिए। ओके। तो पहले इसको हम जो युद्ध के कारण इसको हम लिख लेंगे दोनों। एक तो जमीन के लिए लड़ा गया युद्ध है ना, दूसरा किसके लिए लड़ा गया, पानी के सोर्स के लिए, जहां पर अच्छे और स्वच्छ पानी मिल पाए, जहां पर सिंचाई हो पाए, है ना। तो पानी के स्रोत पढ़ते हैं इसको। तो पहला युद्ध के कारण क्या हो गया, जमीन के लिए, जहां पर उपजाऊ जमीन मिले। दूसरा कारण क्या हो गया, पानी का स्रोत, इसके लिए क्या होते थे, युद्ध होते थे। और भी चीजें देख लेते हैं, है ना। कुछ लड़ाई पानी के स्रोत के लिए लड़ी गई और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी युद्ध होता था कि लोगों, देखो यहाँ पर दिया गया है, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे, है ना। यानी युद्ध होने का एक कारण और क्या है, लोगों को बंदी बनाना। ठीक है, लोगों को बंदी बनाकर लाते थे अपने घर पर, क्या कराते थे, काम। ओके, बंदी बनाने के उद्देश्य से, ओके, लोगों को बंदी बनाने के उद्देश्य से क्या होता था, युद्ध होता था। ठीक है, तो युद्ध होने का 3 पॉइंट बताइए, सभी को स्पष्ट है, बोलो। युद्ध होने का कारण एक था बंदी बनाना लोगों को, दूसरा कारण जमीन, उपजाऊ जमीन के लिए, तीसरा कारण पानी के स्रोत के लिए। ओके, ये 3 कारणों से युद्ध होता था। अब जब युद्ध होता था तो उसमें एक पॉइंट और इसमें ऐड होता है, क्या, युद्ध के बाद जो मवेशी मिलते थे उसको भी जीतकर घर ले जाते थे। ओके, तो मवेशी को भी जीतकर घर ले जाते थे जब युद्ध होता था। ओके, तो मवेशी को जीतकर घर ले जाते थे। ओके, स्पष्ट है, ठीक है। इस प्रकार से जो युद्ध के कारण है आपको स्पष्ट होगा। ठीक है, लोगों को बंदी बनाने के लिए, जमीन, उपजाऊ जमीन के लिए जहां पर अच्छे चारागाह हो, जो जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसलें जहां पर उपजाई जा सके, पानी के स्रोत जहां पर अच्छे हों, है ना। और युद्ध होने के बाद क्या होता था, मवेशियों को भी जीतकर अपने घर ले जाते थे, है ना। अब इसमें आगे बताया गया है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जब युद्ध होता था तो युद्ध में जो जीते गए जो धन मिलता था, अब धनों का बंटवारा यहाँ कर देते हैं। यहाँ तक बताओ, स्पष्ट दिख रहा है। ये एक पॉइंट हमने समझा प्रार्थनाओं के विषय में, दूसरा पॉइंट समझा युद्ध के विषय में, है ना। अब तीसरा पॉइंट, जब युद्ध हुआ उसमें जो जीता गया मवेशी को भी जीत कर ले गए घर, है ना। उसमें धन की अगर बात करेंगे तो युद्ध में जो धन जीता गया, ठीक है, तो कुछ भाग, जैसे यहाँ पर मैं करता हूं, एक सरदार है व्यक्ति, यहाँ पर क्या है, एक सरदार है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, है ना। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ये क्या हो गया, कबीला हो गया, है ना। एक कबीले का एक क्या व्यक्ति होता है, कोई सरदार होता है। ठीक है, ये सरदार कुछ धन लेता था, कुछ धन, ओके, कुछ धन क्या होता था, सरदार लेता था। कुछ धन जो इन सरदारों को, या जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पुरोहित थे, है ना, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोला गया, पुरोहित या ब्राह्मण। ओके, तो कुछ धन ये पुरोहित को दिया जाता था। ओके, कुछ धन, ठीक है, कुछ धन किसको दिया जाता था, पुरोहित को। साथ ही साथ जो शेष धन बचता, ठीक है, शेष धनों को क्या, या कुछ धनों को जनता में भी बांट दिया जाता। ठीक है, शेष धन को जनता में बांट दिया जाता था। ओके, बताओ, युद्ध द्वारा बांटे गए धन सभी को स्पष्ट है। तो पहला पॉइंट क्या है, युद्ध जब होता था तो उसमें कुछ धन सरदार को दिए जाते थे,
है ना, कुछ धन सरदार को दिए जाते थे, ओके, कुछ धन किसको, पुरोहित को दिए जाते थे, बोलो, और कुछ धन शेष बचे धन या कुछ धन किसको, आम जनता को, ठीक है, आम लोगों को या आम लोगों में बांट दिया जाता था। बताओ स्पष्ट है? युद्ध के बाद जो धन मिलता था उसका वितरण किस प्रकार से होता था, सभी क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है आम लोगों में बांट दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, यानी कुछ धन जो धन हमको मिला है, ठीक है, सरदार को दिया गया, पुरोहित को दिया गया, आम लोगों को दिया गया, कुछ धन क्या करा जाता था, किसके लिए, यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसी में हम चाहे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, कुछ धन किसके लिए, यज्ञ करने के लिए भी खर्च किया जाता था। बताओ स्पष्ट क्या हुआ, मतलब जो कर रहा था युद्ध के बाद जो अर्जित किया गया धन है, हाँ ठीक है, युद्ध करने के बाद जो धन का अर्जित हुआ, ओके, यहां तक बताओ स्पष्ट है? अब बोला यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था कुछ धनों के। अब आगे बोला गया है यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आगे क्या है, ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, ठीक है। यज्ञ जब होता था तो तमाम चीजों की आहुति दी जाती थी, ओके, यानी बलिदान कर देना, ओके। तो उसमें क्या था, घी था, है ना, अनाज था, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। युद्ध होने के बाद जो धन मिलता था तो आम लोगों में, पुरोहित में, सरदार में और कुछ यज्ञ में खर्चा किया जाता था, है ना, खर्च किए जाते थे। साथ ही साथ बताया गया है जब यज्ञ होता था, ठीक है, जब क्या होता था, यज्ञ, बताओ स्पष्ट दिख रहा है, जब यज्ञ होता था उसमें बताया गया है यज्ञ होने के बाद कुछ चीजों की आहुति दी जाती थी, जिसमें जानवर होते हैं, कौन, जानवर और घी और अनाज, ठीक है। युद्ध होने के बाद जो है ये जानवरों की भी आहुति कभी कभी दी जाती थी, किसे, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कभी कभी घी, कभी कभी अनाज, या इन चीजों की आहुति दी जाती थी यज्ञ के दौरान। बताओ स्पष्ट है? आगे बोला गया है अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई अस्थाई सेना नहीं थी, इन युद्धों में कोई अस्थाई सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर व कुशल योद्धा हो, जो बहादुर और कुशल योद्धा हो उन्हीं को क्या चुनते थे, सरदार। यानी जो सरदार चुने गए हैं ये सरदार कौन है, सरदार के विषय में थोड़ा सा जान लो, क्वेश्चन में एनसीईआरटी में दिया है। सरदार कौन होता था, जो बहादुर हो और जो क्या हो, कुशल हो, साहसी हो, है ना। कुशल में जो किसी क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सके, है ना, किसी को जैसे मान लीजिए अच्छी तलवारबाजी आता है ना, जैसे मान लीजिए कोई इस सब्जेक्ट में अच्छा कुशल होता है, अच्छे से पढ़ सकता है ना, जल्दी पढ़ सकता है, समझ सकता है, वैसे तो बहादुर हो और क्या हो, कुशल हो, ऐसे लोग सरदार बनते थे। यानी सरदार बनने के लिए की जो सीमा थी वो क्या थी, कुशलता होनी चाहिए, बहादुर होना चाहिए। कोई यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है, ओके। यानी वैदिक एज में हम पढ़ रहे हैं अभी ना, तो यहाँ पर जो वर्क है उन लोगों के कार्य पर आधारित है। वैदिक एज में, उत्तर वैदिक एज पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे जो भी कार्य, जैसे मान लीजिए कोई भी सरदार है वो चाहेगा अपने बेटे को सरदार बनाए, अपने पुत्र को सरदार बनाए। जो पुरोहित होगा वो चाहेगा हमारा पुत्र पहले पढ़ ले, है ना। और जो नहीं पढ़ रहा, जो किसान है, जो दूसरे के घर पर वर्क कर रहा है, वो क्या चाहेगा, वो जो है उसका पुत्र फिर नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या करेंगे, सरदार अपना कोशिश करेगा हमारे ही पुत्र राजा बने कि दूसरे का कोई पुत्र राजा बने, पहले चाहेगा अपने ना। तो धीरे धीरे ये जब चीजें हो गई तो एक जाति प्रथा बन गई, है ना। तो उसमें अलग अलग जाति की, जो पहले जाति की बात है, मतलब शब्द बोला गया क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ना, लेकिन उसमें जाति के आधार पर नहीं, जो व्यक्ति जो कार्य करेगा, ओके, जो व्यक्ति दूसरे की सेवा करेगा उसे दास कहा गया, ठीक है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता था,
जो पढ़ेगा वो ब्राह्मण, ओके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे थे वो क्या करने लगे, या जो राजा थे उनको लगने लगा कि हम राजा हैं तो हमारा पुत्र ही राजा बने। तो ये एक प्रक्रिया बन गई, एक प्रथा बन गया, और इससे क्या हुआ कि ये एक प्रकार की एक सामाजिक बुराई का यहाँ पर जन्म हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन वैदिक एज में कोई भी व्यक्ति जो कुशल है, जो बहादुर हो, क्या बन जाएगा, सरदार बन जाएगा, ओके। अभी आगे पढ़ेंगे, कोई सरदार का पुत्र सरदार नहीं बनेगा, जो कुशल होगा वो बहादुर होगा वही बन जाएगा। बताओ स्पष्ट है, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? आगे हम पढ़ते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय या निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, यहाँ पर आगे चीजें बताई गई है। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। दो समूह का वर्गीकरण काम के आधार पर एनसीईआरटी में किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, पुरोहित जिन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था, ब्राह्मण, ओके। पुरोहित जिन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था, ब्राह्मण, ओके। यहां तक हो गया ना, इसको रेज कर दें। हाँ, इसको आगे पहले पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोला है, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। जो ब्राह्मण थे या जो पुरोहित थे उनका कार्य क्या था, यज्ञ या अनुष्ठान करते थे, ओके। दूसरे थे राजा, दिया है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, यानी आगे के जो चैप्टर में अशोक है ना, अशोक द ग्रेट राजा पढ़ते हैं ना, तो जो बाद में राजा पढ़ते हैं उनकी सेना होती है ना, उनके पास शक्ति होती है। ऐसे राजा यहाँ बात नहीं हो रही है वैदिक एज में। यहाँ पर देखो, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और ना ही बड़े महलों में रहते थे, और ना इनके पास सेना थी, और ना ही एक कर वसूलते थे, ना तो ये टैक्स लेते थे, ना इनके पास बहुत बड़ा महल था जैसे राजाओं का होता था, है ना, और ना ही इनके पास इनकी कोई बहुत बड़ी राजधानी थी। प्रायः ये राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। और ये भी बताया गया है कि जब इनकी मृत्यु होती थी तो इनका पुत्र प्रायः स्वयं राजा नहीं बन जाता था, ओके। यानी उसके बाद जो कुशल होगा, जो बहादुर होगा, उसी को क्या बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा। स्पष्ट है, ठीक है। यहाँ कार्यों के आधार पर चीजों को बांटी गई है, ऐसा बताने का प्रयास करा जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, ओके। यहाँ तक बताइए, स्पष्ट है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं ना। आगे लिखा गया है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जनता के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता था, जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन प्रयोग होता है ना, जनता, ओके, लोग, जन का प्रयोग होता है ना। दूसरा विष, दूसरा क्या है, विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। विष से कौन शब्द निकला है, वैश्य, ठीक है। वैश्य का मतलब जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य बोला गया, ओके। बताओ यहां तक स्पष्ट है। ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष या भरतजन कहते हैं। आगे दिया है, जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन्होंने क्या करा, इन वेदों की रचना करी, वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, ओके, ठीक है। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो लोग वेदों की रचना करे वो लोग अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, यानी उनके जो विरोधी थे, उनको क्या कहते थे, ये लोग दास या दस्यु कहते थे, ओके। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखो, वैदिक एज चल रहा है, यानी ऋग्वैदिक एज चल रहा है ना। इसमें बताया क्या गया, इसमें बताया गया कि पहले के समय के जो राजा थे, है ना, पहले के समय जो क्या थे, राजा थे, यानी कार्यों के आधार पर चीजों को वर्गीकरण किया गया है। दो चीजों का वर्गीकरण का एग्जांपल दिया है। एक तो पुरोहित कौन होते थे, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा गया, ओके। जो क्या कराते थे, जो यज्ञ कराते थे, ओके। ये क्या करवाते थे, यज्ञ। बताओ स्पष्ट है।
दूसरा पॉइंट आपको बताया गया, यहाँ पर कार्यों के आधार पर वर्गीकरण बताया गया, यानी कोई भी जो पढ़ेगा लिखेगा वो क्या होगा, ब्राह्मण होगा। ओके, और उन्हें पुरोहित कहते, उनका कार्य क्या था, यज्ञ करवाना और अनुष्ठान करवाना। ओके, यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। ठीक है, यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे कौन, ठीक है, पुरोहित। ओके, इसको से मिला देंगे। ठीक है, और दूसरा है राजा की बात। ठीक है, राजा में बताया गया है कि ये ऐसे राजा नहीं थे वैदिक एज में, जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे, इनके पास तो ना तो सेना होती थी, ठीक है, और ना ही बड़े महल होते थे, और ये ना ही क्या होते थे, इनकी कोई राजधानी होती थी, है ना, ना ही इनकी क्या होती थी, कोई राजधानी होती थी, बड़ी राजधानी कोई होती थी, है ना। ठीक है, और ना ही इनका पुत्र क्या बनता था, मतलब कि इनका पुत्र अपने आप से राजा नहीं बन जाता। अगर इनका पुत्र कुशल होगा, ठीक है, इनका पुत्र साहसी होगा, तभी राजा बनेगा। यानी यहां पर पुत्र अपनी मर्जी से राजा नहीं बन सकता था। ओके, अगर यह उसका पुत्र क्या होगा, कुशल होगा, क्या होगा, कुशल होगा, और क्या होगा, साहसी होगा, बहादुर होगा, तभी वो राजा बन सकता था। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें बताने का ये प्रयास कर रहा है कि वैदिक एज में जो कार्य थे, जो जिस योग होगा उसको चीजें करना पड़ेगा, यानी वही चीजें उसको दी जाएगी। अगर यहाँ पर राजा का पुत्र योग नहीं है, कुशल नहीं, तो राजा अपने मन से नहीं बन सकता। राजा कौन बन सकता है, जो कुशल होगा और जो बहादुर होगा। ऐसा कहां पर बताया जा रहा है, ऋग्वेद में। बताओ, स्पष्ट है, यानी यहां तक चीजें क्लियर हैं। आगे बाद में बताया गया है इसमें कि इसमें जो महत्वपूर्ण इसकी बात है ये है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की क्या करी, रचना करी, ये अपने आप को क्या कहते थे, आर्य, है ना। तो यहां पर आगे लिखेंगे, तो मान लीजिए जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की, है ना, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, है ना, तो प्रार्थनाओं की जो रचना करे, प्रार्थनाओं या वेदों, ठीक है ना, प्रार्थनाओं या वेदों की रचना जिसने करी, उसे उसने अपने आप को क्या कहा, आर्य कहा। क्या कहा, आर्य। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं या वेदों की रचना की, उन्होंने अपने आप को क्या कहा, आर्य। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रार्थनाओं की रचना करने वाले क्या कहलाए, आर्य कहलाए। साथ ही साथ अपने, हाँ, वेदों की रचना करने वाले कौन क्या कहलाए, आर्य। ओके, साथ ही साथ ये इन्होंने क्या कहा कि ये अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास या दस्यु। ठीक है, आर्य जो लोग थे जिन्होंने वेदों की रचना करी, इन्होंने ये अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास कहते थे या दस्यु। ओके, तो दास कहते थे। अभी देखो, अपने विरोधियों को कहने का मतलब ये क्या है, इनका मतलब जो लोग वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग वेदों को नहीं पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने क्या कहा, दास कहा। वो इसी कम्युनिटी में हैं, ऐसा नहीं कोई अलग प्रकार की प्रथा है ना। जो लोग पढ़ेंगे वो क्या है, ब्राह्मण है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हो क्या है, दास या दस्यु, है ना। लेकिन ये अभी तो व्यक्ति पर डिपेंड कर रहा है, मेरी मर्जी में पढ़ूं या ना पढ़ूं, है ना। हो सकता है मैं जो है मेरी पढ़ने की ना हो, मेरे परिवार में सब चीजें ठीक है ना, मैं ना पढ़ूं, लेकिन मैं ना पढ़ूं तो मैं क्या हूं, दास हूं। ठीक है, और जो पढ़ा है वो व्यक्ति क्या है, ब्राह्मण है, आर्य है। बताओ, स्पष्ट है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अगर मैं दास हूं तो मेरा पुत्र भी दास रहेगा। ओके, उसका पुत्र भी क्या रहेगा, दास ही रहेगा। अब जो राजा है उसका पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र राजा, यानी कुशलता चीजें समाप्त हो गई धीरे धीरे, यानी वो एक प्रथा बन गई। ओके, तो ये चीजें यहां पर आप पढ़ेंगे प्रथाओं की रचना में। बताओ, यहां तक स्पष्ट है। आर्य ने अपने विरोधियों को क्या बोला, दास या दस्यु कहा। ओके, आगे पढ़ते हैं। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु कौन लोग थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, जो
यज्ञ नहीं करते थे। यहां तक बताइए स्पष्ट है? जो वेदों की रचना करे वो आर्य कहलाए, और जो इनके विरोधी थे उनको क्या कहा गया? इन्होंने दास कहा। ठीक है, दास कौन थे? जो यज्ञ नहीं करते थे उन्हें दास कहा गया। ठीक है, या दस्यु कहा गया। बताइए स्पष्ट है? आगे, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। अब दास कौन थे? तो दास के विषय में इसमें दिया गया है। दास वे व्यक्ति होते थे जिन्हें बंदी बनाकर लाया जाता था युद्ध के बाद। ओके, युद्ध के बाद आपने पीछे पढ़ा था कि बंदी बनाकर मवेशियों को बंदी बनाया जाता था। कभी कभी युद्ध किसके लिए होता था? लोगों को बंदी बनाने के लिए ना। तो जो लोगों को बंदी बनाकर लाते थे, ठीक है, युद्ध के बाद लोगों को जो बंदी बनाते थे, तो वो लोगों को जो बंदी बनाते थे वही क्या थे? दास्यु या दास। ठीक है, युद्ध के बाद लोगों को बंदी बनाकर जो लोग को लाया जाता था वही क्या थे? दास, है ना, वही दास कहलाते थे। और इसमें दास के विषय में क्या इसमें लिखा गया है? दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उनके मालिक की जायदाद माना जाता। दास को क्या माना जाता था? इनके मालिक की जायदाद। ओके, मालिक के क्या होते थे? जायदाद, मतलब इनकी संपत्ति है। दास क्या है? मालिक की संपत्ति मान लिख देते हैं। ओके, संपत्ति जायदाद लिखा गया है इसमें। ओके, एनसीईआरटी में। यानी दास को माना जाता था कि हम युद्ध के बाद इनको जीत लिए हैं, इनको बंदी बनाकर लाए हैं, तो ये हमारी संपत्ति है। और इसमें आगे बताया गया है, काम मालिक चाहते थे उन्हें सब कुछ करना पड़ता था। दास को मालिक जो चाहते थे, क्योंकि मालिक अपने संपत्ति समझ रहा है ना, तो मालिक जो भी चाहता था वो तमाम चीजें दास करता था। बताओ स्पष्ट है? आगे क्या दिया है? उन्हें यह सब कुछ करना पड़ता था। जिसे युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, जिस युग में उपमहाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो रहा था? ये वेदों की रचना हो रही थी 3500 वर्ष पूर्व ना। उसी समय कहां पर? भारत में एक और सभ्यता का विकास हो रहा था जिसे महापाषाण काल सभ्यता कहा गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महापाषाण काल सभ्यता। ठीक है, जिसकी शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई, है ना। और वैदिक एज की या वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ? वैदिक सभ्यता की बात करेंगे 3500 वर्ष पूर्व। तो कुछ क्रम क्लियर हुआ। अभी इनाम गांव भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक था ना, तो सबसे पहले हमने पढ़ा 3500 वर्ष पूर्व वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ, है ना। और अभी हम पढ़ेंगे महापाषाण काल, जब इसी समय जहां पर वेदों की रचना हुई, ये तमाम घटनाएं हुई। दास के विषय में आपने पढ़ा, आर्यों के विषय में जाना, है ना, राजा कैसे होते थे, पुरोहित कैसे होते थे, क्या काम करते थे। उसी समय 3000 वर्ष पहले, है ना, भारत में यानी इस उपमहाद्वीप में एक और संस्कृति का विकास हो रहा था जिसे महापाषाण कालीन स्थल बोला गया। ओके, अब इसको लिख लेंगे, इरेज कर देंगे, आगे बताऊंगा।